आवाज आ रही है अमित? बिल्कुल क्लियर है सब कुछ? ऑल सेट टू गो? ओके। हाँ ना, कुछ बोल तो दे। चलो, तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक है जिसका नाम है इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजंस। अब जब भी हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन की, तो ऑब्वियस सी बात है उस सिचुएशन में आती होगी जहां पर सेंट्रल के यानी पार्लियामेंट जब अपनी पावर लूज कर देती है, तो उस सिनेरियो में इमरजेंसी लगाते हैं। यानी एक वैसी सिचुएशन जहां पे सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है, और ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर चली जाती है। इमरजेंसी जो है वो पार्ट पार्ट 18 में डील करती है, और आर्टिकल 352 से लेके 360 तक डील करती है। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक डील करती है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब भी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज होती है, तो उस रिलेशन में हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और सारी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। और अगर हम बात करें कि इमरजेंसी के कितने टाइप होते हैं, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इमरजेंसी के टोटल टाइप जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक हमारे पास होती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। दूसरी होती है जिसे हम बोलते हैं आपका क्या, प्रेसिडेंट रूल। और तीसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं आपका, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इट्स कम इन आर्टिकल 352। जब हम प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, इट्स कम अंडर 356। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट कम अंडर 360। So these are the type of इमरजेंसी। इज इट ओके? एक है नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंशियल रूल, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्लीज नोट डाउन करते हुए चलना। इसका कोई नोट्स नहीं मिलेंगे तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, साथ के साथ लिखते हुए चलना। देखो जरा, अगर जब हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की, अब मेरे जैसे बच्चे के दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आता है, यार ये सर ये क्यों लगाई जाती होगी, क्या रीजन होगा इसको लगाने के पीछे? तो भाई इसके पीछे का जो रीजन रहा वो ये रहा कि जब भी कभी भी क्या हो रहा है, वॉर हो रही है, या फिर एक्सटर्नल, प्लीज ध्यान रखना, एक्सटर्नल एग्रेशन यूज होता है। यानी बाहर मारपीट हो गई विदेश में ही, है ना। मान लो भारत और मान लो भारत और इंडिया वर्सेस किसके साथ लड़ाई हो जाए, इंडिया वर्सेस चाइना की लड़ाई हो जाए, तो उस सिनेरियो में, या इंडिया वर्सेस नेपाल की लड़ाई हो जाए, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर कहेंगे। उस सिनेरियो में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्लियर है बात यहाँ पर? और इस बात को बहुत क्लियर कर दिया गया कि नेशनल इमरजेंसी केवल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए लगेगा। और कौन से अमेंडमेंट से? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1975 ने बात इतनी क्लियर कर दी कि भाई वॉर जो है क्या है, वॉर जो है वॉर की सिनेरियो में या एक्सटर्नल रेवेन्यू के सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, इंटरनल मामलों में हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बात यहाँ पर? सो ओरिजिनली क्या था कि आपका, आप क्या करते थे, आप इसको किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते थे, यानी क्या अगर मान लो दो लोगों के बीच में भी क्या होगी, दो लोगों के बीच में भी एग्रेशन हुआ तो उसमें भी क्या होगा कि भाई चलो आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। बट जैसे ही दो लोगों के बीच में एग्रेशन होता था, दो ग्रुप के बीच में होता था, उसका यूज किया जाता था। और 1975 वाला सीन तो सभी यही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या करा गया कि इंटरनल मामलों के सिनेरियो में, इंटरनल मामलों के सिनेरियो में आप क्या नहीं करोगे, आप इमरजेंसी का यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा, मैंने क्या कहा कि इमरजेंसी अब तो योग्य क्यों लगाई जाती है, अब आता है पॉइंट कि कैसे लगा सकते हैं भाई, व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, कैसे लगाओगे। आवाज लो आ रही है सर, आवाज तो बिल्कुल सही है, नीचे बिल्कुल सही आवाज मैप शो कर रहा है, ऐसे कैसे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को, अब आवाज सही आ रही है एकदम। अब अब सही आ रही है आवाज। अब तो और दूर से आ रही है। यार यही क्लास करंट अफेयर में चलती है, इसमें आवाज आ रही है, तुम्हारे में आवाज नहीं आ रही है, ऐसे कैसे हो जाएगा यार। और फिर भी एक बार मैं सही कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। अब बताओ सही आ रही है क्या आवाज। हाँ आप सही है। सो अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसे लगाया जाए, कैसे लगाए इमरजेंसी, मतलब कैसे अप्रूवल होगा, तो मान लो इमरजेंसी लगाने के बाद आपको पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट से मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 1 मंथ। तो अगर मान लो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा ली है, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर उसे क्या करना होगा, प्रधानमंत्री से मतलब कि पार्लियामेंट से क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। ठीक है, और पहले ये टाइम 2 महीने का था, बट क्योंकि आपको पता है कि इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर, तो उससे सीन चेंज हुआ था, तो इसको 2 महीने से घटा के क्या कर दिया गया, 1 महीने। और अमेंडमेंट का नाम है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978, ठीक है। हालांकि लोकसभा के मामले में और राज्यसभा के मामले में, अगर लोकसभा डिसॉल्व है, लोकसभा नहीं है, तो आप राज्यसभा से करवा सकते हो। और लोकसभा के आने के बाद, उसकी फर्स्ट सिटिंग के बाद विद इन 30 डेज आप लोकसभा से भी इसका अप्रूवल ले लोगे। एक बार दोनों हाउसेस से जब अप्रूवल मिल जाएगा, तो इसको आप नेक्स्ट 6 मंथ तक चला सकते हो। नेक्स्ट 6 मंथ तक इमरजेंसी वैलिड रहेगी। और एवरी 6 मंथ के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ पर? किसी को यहाँ पे कोई डाउट तो बताओ प्लीज, बोलो बच्चों। नो सर। कोई दिक्कत भाई यहाँ पे? याद रखना, नेशनल इमरजेंसी के दौरान सारे फंडामेंटल राइट चले जाते हैं, एक्सेप्ट कौन सा छोड़ करके, कौन सा, आर्टिकल 20 और 21 को खत्म नहीं किया जाता है नेशनल इनकम, नेशनल इमरजेंसी के सिनेरियो में भी। क्लियर बात है यहाँ पर? कोई दिक्कत है यहाँ पर भाई किसी को? तो ये थी नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल कौन से में लगाएगी, आर्टिकल 352 में। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बोलो प्लीज।
उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है आपका प्रेसिडेंट रूल। क्या आता है? प्रेसिडेंट रूल। अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं तो हमें समझना है पहले तो कौन से आर्टिकल में आ रहा है। तो इसका जो आर्टिकल है वो है, आर्टिकल कौन सा है इसका? आर्टिकल 356। हालांकि इसको इम्पोज करता है क्या? आर्टिकल 365 ये कहता है, सॉरी आर्टिकल 355 ये कहता है, a duty on the center to ensure that the government of every state is carried in accordance with the provision of the constitution। यानी आर्टिकल 55 ये कह रहा है, सिंपल भाषा में बात करें तो, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपका स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू किसकी तरह चले? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट नहीं चलता है तब तब जब फेलियर ऑफ क्या आएगा? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा इन ए स्टेट, उस सिनेरियो में बच्चों याद रखना, उस सिनेरियो में नेशनल प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। अब कहीं पर यह डिफाइन नहीं करा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इसको बहुत सिंपल सी बात करें कि अगर किसी स्टेट के अंदर सीएम नहीं है, या रिजाइन कर दे रहा है, या कोई प्रॉपर पार्टी बना नहीं पा रही है, तो उन सभी सिनारियों में मान लो कि किसी सीएम की अचानक से मौत हो जाती है और अचानक से वहां पे क्या करना पड़ रहा है, वहां पे इलेक्शन के लिए कोई पार्टी आ नहीं रही है, कोई है नहीं, तो उस सिनारियों में उसकी बागडोर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे उस स्टेट को गवर्नर चलाता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो बच्चों। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट ने ऐसा कर भी दिया है कि भाई चलो लगाते हैं, तो क्या अपनी मर्जी से कर सकता है? तो बोलेंगे नहीं। इसमें विद इन 2 मंथ क्या लेना पड़ेगा आपको? क्या लेना पड़ेगा आपको? अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम पार्लियामेंट। और इस अप्रूवल के बाद ये नेक्स्ट 6 मंथ तक चलता है और इसे मैक्सिमम 3 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद स्टेट में इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, नए सीएम को चुनना ही पड़ेगा। जबकि ऐसी कोई भी लिमिट स्टेट इलेक्शन या स्टेट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी के साथ नहीं थी। क्लियरली बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ पर? क्लियर है बात? सर एक बार बोलो, अनुराग लिख दो ना क्या बोलना चाह रहे हो। सर एक बार सर फिर सुनाई नहीं आई मुझे आवाज। एक बार और सर, अच्छा एक बार फिर से समझा दूं? कोई बात नहीं, देखो दोबारा समझ लो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा? प्रेसिडेंट रूल जब लगता है जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को नहीं मानता है, या वहां पे सीएम, नॉर्मली वहां पे सीएम की जब डेथ हो जाए और कोई नया सीएम बनने को तैयार ना हो, या फिर पार्टी आपस में कोलिजन बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो उस सिनेरियो में प्रेसिडेंट जो होता है वो
गवर्नर को अपॉइंट कर देता है और गवर्नर ही प्रेसिडेंट के बिहाफ पर उस स्टेट को चलाता है और 6 महीने तक वो स्टेट को चलाएगा जब तक कि वहां पे कोई नया क्या नहीं आता, सीएम नहीं आता। और ये मैक्सिमम 3 सालों तक चल सकता है विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट से अप्रूवल कब तक लिया जा सकता है? जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लागू होता है विद इन 2 मंथ आपको अप्रूवल लेना होता है पार्लियामेंट से। क्लियर है बात यहाँ पर? क्लियर है बात यहाँ पर? बोलो भाई अनुराग, क्लियर है बात? हाँ ना, कुछ तो बोल दे। क्लियर हुआ सर, बोला। पता नहीं कब बोल गया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा नोट और ध्यान रखना। नोट ये है कि अभी मैंने बात करी प्रेसिडेंट रूल की, तो प्रेसिडेंट रूल को ना अगर मोर देन 1 ईयर एक्सटेंड करना है तो कम से कम 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है, जो नेशनल इमरजेंसी है, पहली बात तो क्या, नेशनल इमरजेंसी जो है वो क्या है, पूरे देश में लगी है, पूरे देश में हो और किसी पार्ट पर हो। इस कंडीशन में या मतलब या नहीं है, बोथ दोनों एक साथ हो। एंड दूसरी बात ये हो कि इलेक्शन कमीशन not able to conduct election in that amount of difficulty। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा पा रहा है और नेशनल इमरजेंसी लगी है, तब भी प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ऊपर एक्सटेंड किया जा सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में 1 साल से ऊपर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। इज इट ओके एवरीवन? क्लियर है बात? मैंने बताया था ना कि प्रेसिडेंट रूल को मैक्सिमम कितना टाइम तक आप बढ़ा सकते हो, 3 सालों तक। तो उसको 3 सालों तक बढ़ाने के लिए आपको 1 साल के बाद ये रीजन होनी चाहिए, तब जाके आप बढ़ा सकते हो, अदरवाइज इसको बढ़ा नहीं सकते हो। क्लियर है बात है आपको? हेलो, ठीक है। अब तक भारत में 125 से ज्यादा बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, नेशनल और प्रेसिडेंट रूल। क्लियर है बात यहाँ पर बच्चों? चलें आगे बढ़े, बोलो। सर अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या, क्वेश्चन है दिमाग में क्या, क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है? जुडिशियल रिव्यू ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। तो पहले तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है बच्चों कि जब कोर्ट क्या करता है, चेक करता है
कि ये गलत है या सही, किसी भी मामले में, कोई भी कानून क्यों ना हो। कोई भी लॉ हो, कोई भी प्रोविजन हो, जब उसके बारे में चेक करता है कि भाई ये सही है गलत, तो हम उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें दो बातें ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि 38 अमेंडमेंट करा गया, जो कि 1975 में हुआ, और उसमें बोला गया कि भाई इमरजेंसी जो है वो नॉट सब्जेक्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, और फिर उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया जिसमें बोला गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और उन्होंने बोला भैया नहीं, क्या है ये, क्या है कि इमरजेंसी ऑल्सो सब्जेक्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इट्स ऑल्सो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। क्लियर है बात यहाँ पर? तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है यस, कर सकता है। क्लियर है बात भाई? बोलो भाई बच्चे, यहां तक कोई डाउट? क्लियर। बोलो बच्चों, एवरीथिंग इज ओके? नाउ इट्स कम टू द नेक्स्ट इमरजेंसी। इट्स कंसीडर एज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? ये बड़ी बात है। तो जो चीज कभी लगी नहीं उसके ऊपर कलेश भी कम होता है ना? आर्टिकल 360 जो है वो डील करता है इमरजेंसी से। ठीक है, और ये इमरजेंसी जो है क्या है? ये इमरजेंसी जो है वो भी सेम ही तरीके से काम करती है कि भाई विद इन 2 मंथ्स क्या लेना पड़ेगा आपको? अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। ओके सर। और ये भी कितना टाइम तक चढ़ जाएगी फिर? 6 मंथ तक चलेगी। तो अब आपके दिमाग में, सर क्या इसका कोई मैक्सिमम पीरियड है? तो इसका कोई मैक्सिमम पीरियड अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी नहीं बताया हुआ कि भाई रिपीटेड हमें क्या लेने की जरूरत है, हमें उनसे परमिशन लेने की जरूरत है या नहीं लेने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जाएगी? जब देश का फंड वगैरह चला जाता है ना, जैसे श्रीलंका की सिचुएशन है, इस तरीके की सिचुएशन अगर इंडिया में आती है तो उस सिनेरियो में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे। भगवान की दुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज तक भारत ने कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई है। क्लियर है बात मेरे लाल? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? बोलो। बताओ भाई बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, तकलीफ, चुभन घुटन?
देखो बच्चों, एक बात और याद रखना, जब भी हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो एक पॉइंट और इसमें ऐड करके रख लेना, नोट मार्क करके, कि जो नेशनल इमरजेंसी है ना वो इम्पोर्टेंट है, पेपर के नजरिए से पेपर में पूछी जाती है। और नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंडिया में अब तक 3 बार लग चुकी है। कौन कौन सी 3 बार भाई? याद रखना, पहली बार इमरजेंसी जो लगी थी वो, एक तो आप सभी लोगों को पता है कौन सी ईयर में लगी थी इमरजेंसी, 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी थी। अच्छा, और दूसरी बार कब लगी थी? उससे पहले कब लगी थी? उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय लगी थी 2 बार। यस और नो? कोई डेट बताएगा मुझे, कौन कौन सी वो 2 डेट थी जब इमरजेंसी लगी थी? बोलो बच्चों। बोल दो निकम्मो। आया किसी को? नहीं पता? बहुत बढ़िया, अद्भुत, अविश्वसनीय, कैसे कर लेते हो बेटा। एक बार इमरजेंसी लगी कब? 1975 से लेके टू 1977 तक, 21 मंथ की। इसको ब्लैक ईयर्स भी कहते हैं, ब्लैक डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और याद रखना, इस समय प्रेसिडेंट थे फरूख सियार, सॉरी, फरुखुद्दीन, फखरुद्दीन अली अहमद। पेपरों के बाद पूछा था, इस समय पीएम थी आपकी कौन? इंदिरा गांधी जी। इसकी एक अपनी ही रोचक कहानी है। इंदिरा गांधी जी के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ गया था कि भाई इनको अगले 5 सालों तक क्या नहीं करने देंगे, इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। इसलिए इन्होंने क्या करा, अपनी पावर का मिसयूज करके इमरजेंसी लगा दी। ठीक है। और इस इमरजेंसी की वजह से बहुत सारे बच्चों का स्कूल छूट गया, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, और इसी टाइम निकल गया आपकी जनता पार्टी। ये जनता पार्टी जो आज के टाइम की आपकी क्या है, बीजेपी है। तो दो, और इससे पहले इमरजेंसी कब लगी? इससे पहले इमरजेंसी लगी 1962 से लेके 1962 से लेकर के और 1968 तक। ये इमरजेंसी जब लगी, जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो रही थी। इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो रही थी। ठीक है। और इसे क्या बोला गया था? द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के रीजन पे लगाई गई थी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक और लगाई गई जब आपका 1971 में, ये लगाई गई जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रही थी। और ये जो है इस समय प्रेसिडेंट थे आपके वीवी गिरी, वीवी गिरी। तो 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है। हाँ, 21 मंथ के लिए लगाई गई थी। ठीक है ना। ये 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है, नेशनल इमरजेंसी अब तक भारत में 3 बार लगी है। क्लियर है बात? प्लीज इसे नोट डाउन रखना, इसे याद रखना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात बच्चे यहाँ पर? तो इसी के साथ आपका इमरजेंसी का प्रोविजन फॉर द हेड कांस्टेबल और छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविजन क्या हो गए आपके, खत्म हो गए। आपको इससे ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात और, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी बात अगर और आपके दिमाग में है कि नहीं हमको तो और भी याद रखना है, कि भाई क्या मतलब कि नहीं ऐसे कैसे हम याद ना रखें, है ना। तो एक बात और याद रखना है, इमरजेंसी कहाँ से बोरोड की गई। ठीक है। बोरोड कहाँ से है भाई, इंडिया ने कहाँ से इमरजेंसी उठाई है? तो ये बात ध्यान रखना, इंडिया ने जो इमरजेंसी उठाई है वो कहाँ से उठाई है आपका, बोलो। जर्मनी से। याद रखना कहाँ से, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो कहाँ से उठाया गया है, जर्मन से। ठीक है। दिमाग के अंदर रख लेना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको बस, कि हाँ ये पेपर में आ सकता है।
चल, तो इसी के साथ आपकी इमरजेंसी हो गई फिनिश। वेरी गुड। देखो अब एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवोकेट जर्नल ऑफ स्टेट। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा 10-12 मिनट का टॉपिक है। अभी अभी ले फिनिश कर दिया कि एडवोकेट जर्नल ऑफ स्टेट क्या होता है। जैसे अटॉर्नी जनरल जो चचा होते हैं ना हमारे, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल चचा जो है वो पूरे देश के लिए, क्या, होल कंट्री, होल कंट्री की क्या है, ये सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं चचा। और ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। जिस कोर्ट में भाई साहब जाना चाहें उस कोर्ट में जा सकते हैं और भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही एडवोकेट जनरल जो चचा हैं वो पर्टिकुलरली किसी स्टेट के क्या होंगे, एडवोकेट होंगे। ये भी उस स्टेट के क्या होंगे, सबसे बड़े हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे। और ये भी जा सकते हैं कहां पर, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। और ये अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी मान लो अगर मैं यूपी पे केस डालता हूं तो वहां के एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आकर के केस को लड़ेंगे। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या भैया हमहू बन सकता हूं क्या, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है, क्वालिफिकेशन बताओ क्वालिफिकेशन। तो मैंने बता दी भाई क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन तो कुछ ये है इनकी, आपको क्या होना पड़ेगा, या तो आप क्वालिफाई हो, क्वालिफाई एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जज बनने की क्या रखते हो, वैल्यू रखते हो। और हाई कोर्ट के जज बनने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, यानी आप क्या हो, इंडियन हो। बोला हाँ, बोला ठीक है। अगर आप इंडियन हो तो कम से कम भी 5 साल तक क्या रहे हो, 5 सालों तक क्या रहे हो, जज रहे हो। बोले ये नहीं है, तो बोला कोई बात नहीं, कम से कम 10 सालों तक एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के अंदर। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है, यानी 2 कंडीशन फुलफिल होती है, दो में से कोई भी एक, तो आप क्या हो, एलिजिबल माने जाओगे। और याद रखना, एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट करता है कौन, गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट। क्लियर है बात यहाँ पर। और इसका आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 165। क्लियर है बात। ये क्या करता है भाई, इसका काम है एडवाइस करना, इसका काम है आपका क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रेफर करना, इसका काम है अगर गवर्नर और गवर्नमेंट को किसी बात पे कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है, उस सिनेरियो में या बंदा आकर के क्या देगा, कानूनी सलाह देगा स्टेट को। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई दिक्कत भाई यहाँ पर किसी को, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये था आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। बस, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, इसको कभी भी निकाल सकता है आपका कौन। इसकी सैलरी वगैरह जो भी कुछ होती है वो बिल्कुल उतनी आती है जितनी एक हाई कोर्ट के जज को मिलती है। नॉर्मली इसकी सैलरी वगैरह सब कुछ कौन फिक्स करता है, आपका गवर्नर फिक्स करता है। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई दिक्कत। जबकि अटॉर्नी जनरल जो है वो आर्टिकल 76 में आता है। वैसे हम इसे डिटेल में बता चुके हैं, बस इतना याद रखिए। ठीक है भाई, चलो इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका फिनिश हुआ। ओके।